क्या आप जानते हैं कि अगर एस्केलेटर में ये चीजें न हों तो क्या होगा, या फिर क्यों हैंडरेल हमेशा सीढ़ियों से तेज चलता है? क्या आप जानते हैं कि हाईवे पर गाड़ी चलाते समय आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वह जगह हवाई जहाज़ों के उतरने के लिए इस्तेमाल होने वाली है? तो चलिए, मैं इन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं और साथ ही और भी बहुत कुछ बताऊंगा जब हम उन रोजमर्रा की चीजों के बारे में जानेंगे जिनका असली मकसद आप नहीं जानते। कल्पना कीजिए कि आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपके पीछे 241 फीट लंबा 7 लाख पाउंड वजनी बोइंग 747-8i लैंड करने आ रहा है। हालांकि यह किसी फिल्म जैसा लगता है, लेकिन असल में ऐसा हो सकता है, खासकर आपात स्थिति में। ध्यान दें और शायद अगली बार जब आप हाईवे पर हों तो आपको चेतावनी संकेत दिखाई दें। हाईवे स्ट्रिप्स सड़क के ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हवाई पट्टी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आमतौर पर दूर दराज इलाकों में ज्यादा देखने को मिलते हैं, जहां आपातकालीन वाहनों की पहुंच सीमित होती है। दुनिया भर के 29 देश आधिकारिक रूप से हाईवे स्ट्रिप्स, जिन्हें रोड रनवे भी कहा जाता है, का इस्तेमाल करते हैं। और भले ही इन्हें पहचानना मुश्किल हो, लेकिन 3 सूक्ष्म संकेत हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहला, अगर आप किसी घुमावदार सड़क पर हैं और वह अचानक बिल्कुल सीधी हो जाती है। दूसरा, अगर बीच का डिवाइडर अचानक एक सपाट पेंट की गई लाइन में बदल जाता है। और तीसरा, अगर आप ऐसे विशाल पार्किंग बे देख लें। हाँ, ये ट्रकों के लिए नहीं है। अगर आपको ये तीनों संकेत मिल जाए तो दोस्त, आपके सामने ही एक लैंडिंग स्ट्रिप छुपी हो सकती है। सिंगापुर नियमित रूप से सैन्य अभ्यास करता है जिसमें सड़कों को एयर स्ट्रिप में बदलने का अभ्यास किया जाता है। 2016 के एक अभ्यास के दौरान 48 घंटों में 1.5 मील लंबा हाईवे तेजी से एक ऑपरेशनल रनवे में बदल दिया गया, जिसमें एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर भी शामिल था। उन्होंने सड़क पर लगे ऊंचे ढांचे जैसे स्ट्रीट लाइट, ट्रैफिक लाइट और रोड साइन हटा दिए, जिससे हवाई जहाज के अनुकूल एक समतल सतह मिल गई और यह वाकई काबिले तारीफ बदलाव था। सड़क संकेतों की बात करें तो अपनी सड़क यात्रा के दौरान आपने कुछ स्पीड लिमिट साइन देखे होंगे जिन पर अजीब नंबर रिंग्स बने होते हैं। ये अक्सर सीधे सीधे राउंड नंबर और इंपीरियल यूनिट्स को मीट्रिक में बदलने का नतीजा होते हैं, जैसे 20 मील प्रति घंटा को 32 किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। हालांकि 16, 11 या 23 और आधा जैसी अजीब तरह से विशिष्ट स्पीड लिमिट्स भी इसलिए चुनी जाती हैं ताकि ड्राइवरों को उन्हें मानने के लिए प्रेरित किया जा सके। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि ड्राइवर ऐसे असामान्य और विशिष्ट स्पीड लिमिट्स का अधिक पालन करते हैं क्योंकि ये असामान्य होते हैं और ध्यान आकर्षित करते हैं। ये ड्राइवर का ध्यान खींचते हैं, जिससे ड्राइवर को यह संकेत मिलता है कि उस खास सड़क के लिए इतना असामान्य नंबर किसी महत्वपूर्ण वजह से चुना गया है। इसी तरह असामान्य टेक्स्ट वाले सड़क संकेत, जैसे भारत का यह संकेत, अगर आप सोएंगे तो आपका परिवार रोएगा, या स्कॉटलैंड का यह खतरे का संकेत, इस तरह बनाए जाते हैं कि वे अलग दिखें ताकि ड्राइवर उन्हें नोटिस करें और उम्मीद है कि उनके संदेश का पालन भी करें। अब आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी लिफ्ट के दरवाजों में ये छोटे छोटे छेद देखे हैं और सोचा है कि ये क्या होते हैं? अगर आपने नहीं देखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह आपकी जान भी बचा सकता है। हर साल दुनिया भर में 1 मिलियन से भी ज्यादा नई लिफ्टें लगाई जाती हैं और पुरानी और नई दोनों में से प्रत्येक 100,000 सवारी में से एक सवारी खराब हो जाती है। इन 100,000 ब्रेकडाउन में से 20% में लोग अंदर फंसे हुए हैं। तो हम उन बेचारी आत्माओं को कैसे मुक्त करें, इससे पहले कि वे भूख से मर जाएं या लिफ्ट के संगीत से प्रेरित केबिन बुखार का शिकार हो जाएं? छेद, मुझे समझाने दो। लिफ्ट के बाहर हमेशा दिखाई देने वाले ये छोटे छोटे छिद्र वास्तव में चाबी के छेद होते हैं। इन चाबियों का आकार बहुत अजीब होता है, जिनका एक सिरा नीचे की ओर मुड़ा होता है, जो शाफ्ट के अंदर जाकर दरवाजे के मैकेनिज्म को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दरवाजे खोल देता है, जिससे अगर लिफ्ट फर्श के स्तर पर खराब हो गई हो तो अंदर मौजूद लोग जल्दी बाहर निकल सकते हैं। हालांकि अगर लिफ्ट 2 मंजिलों के बीच में फंसी हो तो बचाव दल आमतौर पर लिफ्ट को मैन्युअली नीचे की अगली मंजिल तक ले जाकर दरवाजे खोल सकते हैं। अगर यह संभव न हो तो वे आपातकालीन छत के हैच के जरिए यात्रियों को बाहर निकालेंगे, या अगर हैच मौजूद नहीं है तो हार्नेस और सीढ़ियों का इस्तेमाल करके खुद ही रास्ता बनाकर अंदर घुसेंगे।
आपातकालीन सेवाओं और देखभाल करने वालों के पास उन रहस्यमय छेदों में इस्तेमाल करने के लिए लिफ्ट की चाबियों के सेट होते हैं। हालांकि कुछ लिफ्ट कंपनियां दावा करती हैं कि ये छेद लिफ्ट की सुंदरता को खराब कर देते हैं और इन्हें लगाने से इनकार कर देती हैं। उनका कहना है कि अगर कोई असली आपातकाल हो तो पहले उत्तरदाता बस दरवाजे तोड़ सकते हैं, जो सच कहें तो और भी ज्यादा जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि यह भी ठीक ही है। अब लिफ्ट से एस्केलेटर की ओर आते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप इन चलती सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हैंडरेल सीढ़ियों से तेज चलता है? यह एक छोटी सी असुविधा है कि आपको अपने हाथों को समायोजित करना पड़ता है ताकि आप आगे की ओर न खिंच जाएं। लेकिन क्या यह बस एक आकस्मिक डिजाइन की गलती है? असल में नहीं। जब आप एस्केलेटर पर चढ़ते हैं तो आपके पैर अचानक आगे की ओर खींच जाते हैं, जबकि आपके शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र वहीं रहता है, जिससे आप थोड़ा असंतुलित हो जाते हैं। हैंडरेल की गति को थोड़ा बढ़ा देने से यह प्रभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि हैंडरेल आपके ऊपरी शरीर को आपके पैरों के साथ संरेखित कर देता है। इसी कारण आमतौर पर एस्केलेटर के हैंडरेल सीढ़ियों से लगभग 2% तेज चलते हैं। तो मूल रूप से नहीं, वे आपके साथ बस मजाक नहीं कर रहे हैं। जब तक आप ऐसे हैंडरेल वाले एस्केलेटर पर नहीं चढ़ते जिसकी गति 150% तेज हो। फिर मिलेंगे छोटे दोस्त। लेकिन एस्केलेटर के डिजाइन में और भी कई राज छुपे हुए हैं। ये चलती हुई वॉकवे पहली बार 1896 में कोनी आइलैंड के एक मेले के झूले के हिस्से के रूप में पेश की गई थी, जो एक स्लाइड तक जाती थी। तब से इनके डिजाइन में काफी बदलाव आ चुका है और आधुनिक एस्केलेटर की सबसे आम डिजाइन विशेषताओं में से एक हैं सीढ़ियों में बने ये खांचे। आपने शायद कभी यह नहीं सोचा होगा कि इन धातु की लाइनों का क्या उद्देश्य है, लेकिन वास्तव में ये एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा सुविधा है। आपके जूतों को अतिरिक्त पकड़ देने के अलावा ये खांचे इसीलिए बनाए गए हैं ताकि एक ऐसी भयावह घटना को रोका जा सके जो 90 सेकंड के न हटने वाले विज्ञापन से भी बुरी है, आपके पैर का एस्केलेटर में फंस जाना। ये खांचे इंटरलॉकिंग सीढ़ियों के बीच सबसे छोटा संभव अंतर सुनिश्चित करते हैं। यह एस्केलेटर के अंत में सीढ़ियों के एक दूसरे में मुड़ने पर आपके कटने की संभावना को काफी हद तक कम कर देता है। आप क्यों भाग रहे हैं? एस्केलेटर के सिरों पर ये शंकु आकार भी होते हैं, जो सीढ़ियों के खांचों के साथ ढलान के पैटर्न में इंटरलॉक होते हैं ताकि कोई भी सामग्री, मलबा या जूते फंस न जाएं। सीढ़ियों के किनारों पर लगी ब्रश भी इसी तरह का काम करती है, जिससे किनारों पर जूते के फीते जैसी चीजें फंसने से बचती हैं। हालांकि यह संभावना बहुत कम है कि कोई डोरी या ढीला लटकता हुआ सामान इन दरारों में फंस सकता है, इसलिए एस्केलेटर पर चढ़ने से पहले हमेशा अपने जूते के फीते बांध लें। मेरे बचपन में हमारे पास यह स्मार्टफोन तकनीक नहीं थी। हमारे पास सिर्फ मोटोरोला के फ्लिप फोन होते थे जिनमें स्नेक गेम और 3 मोनोफोनिक रिंगटोन होती थी। इसके विपरीत आजकल के फोन में गोरिल्लाज एल्बम से भी ज्यादा फीचर्स होते हैं, जिनमें से ज्यादातर के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता। आईफोन उपयोगकर्ताओं के लिए आप शायद जानते होंगे कि जब आप किसी वेब पेज पर नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो स्क्रीन के ऊपर टैप करने से आप तुरंत पेज के टॉप पर पहुंच जाते हैं। जो बात आपको शायद न पता हो वह यह है कि टाइपिंग करते समय अगर आप 123 बटन को दबाकर ऊपर की ओर खींचते हैं तो आप जल्दी से कोई नंबर या सिंबल चुन सकते हैं और फिर कीबोर्ड अपने आप सामान्य अक्षरों पर लौट आएगा। अब एक पल के लिए अपना आईफोन पलटें और उसकी पिछली तरफ देखें। क्या आपको एक बहुत छोटा सा छेद दिखाई दे रहा है? यह एक छोटा सा माइक्रोफोन है जिसे वीडियो ऑडियो कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन यह फोन कॉल के दौरान बैकग्राउंड शोर का विश्लेषण और उसे हटाने के लिए भी काम आता है, जिससे कॉल की क्वालिटी एकदम साफ सुथरी रहती है। कीबोर्ड की बात करें तो क्या आप जानते हैं कि एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइस में आप स्पेस बार को दबाकर अपने टेक्स्ट कर्सर को आसानी और सटीकता से मूव कर सकते हैं? जब मुझे यह पता चला तो सचमुच मेरी दुनिया बदल गई और मुझे यकीन है कि आपको भी यह नहीं पता था कि आईफोन एक पोर्टेबल व्हाइट नॉइज मशीन भी है। सेटिंग्स खोलकर एक्सेसिबिलिटी पर टैप करके फिर एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट और उसके बाद बैकग्राउंड साउंड्स पर टैप करके आप व्हाइट नॉइज मेकर चालू कर सकते हैं। कितना सुकूनदायक है। यह फीचर छोटे बच्चों के माता पिता या उन सभी के लिए एकदम परफेक्ट है जिन्हें थोड़ा शांत होने की जरूरत है। क्यों ना इसे अपने बॉस को सुझाएं, इसमें तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती। फोन से जुड़ी एक और बात, क्या आपने कभी सोचा है कि हैशटैग का असली मकसद क्या था? हैश सिंबल, जिसे उसके तकनीकी नाम ऑक्टोथॉर्प से भी जाना जाता है, 19वीं सदी में हस्तलिखित बहीखातों में किसी संख्या को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था।
ये प्रथा टाइपराइटर तक पहुंची और आखिरकार फोन में भी आ गई ताकि कंप्यूटर सिस्टम को अतिरिक्त जानकारी दी जा सके, जैसे कि नंबर इनपुट के अंत को दर्शाना। लेकिन हैश की एक और दिलचस्प बात सुनिए, अगर आप गलती से वॉइसमेल बिगाड़ दें तो कॉल न काटें। इसके बजाय हैश दबाएं और यह संदेश को फिर से रिकॉर्ड कर देगा। इस जानकारी के साथ नशे में अपने एक्स को कॉल करना पहले से भी बेहतर विचार है। जहां बहुत सी फोन की खूबियों के कम झांत उपयोग हैं, वहीं फोन एक्सेसरीज के भी अपने हिस्से के छुपे हुए उपयोग होते हैं। दुर्भाग्यवश आईफोन उपयोगकर्ताओं और कई एंड्रॉयड यूजर्स के लिए उनके पास काफी समय से हेडफोन जैक नहीं है। मेरा निराशा असीमित है, लेकिन जिन लोगों के पास अब भी इन शानदार और दुर्लभ ऑडियो उपकरणों तक पहुंच है, उनके लिए कुछ खास है। क्या आप हेडफोन केबल के सिरों पर ये छोटी छोटी पट्टियां देख रहे हैं? इनका उद्देश्य काफी दिलचस्प है। रिंग्स की संख्या यह दर्शाती है कि हेडफोन कितने चैनल प्रोसेस कर सकते हैं और इन रिंग्स को छोटी प्लास्टिक की पट्टियों से अलग रखा जाता है। एक पट्टी वाले केबल बनाना सबसे आसान और सस्ता होता है, लेकिन ये केवल मोनो साउंड तक सीमित होते हैं, यानी दोनों ईयरफोन में एक जैसा ही साउंड आता है। 2 पट्टी वाले केबल सबसे आम हैं और ये अलग अलग बाएं और दाएं ऑडियो चैनलों में स्टीरियो साउंड प्रदान करते हैं। फिर 3 पट्टी वाले केबल में 3 अलग अलग चैनल होते हैं, बायां, दायां और माइक्रोफोन। तो अगली बार जब आप हेडफोन खरीदने जाएं, खासकर सस्ते वाले, तो पट्टियों पर ध्यान दें ताकि आपको वही मिले जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। इसी बात पर एक और समय जब आपको पता होना चाहिए कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, वह है जब आप ग्रोसरी स्टोर में घूम रहे हों। पता चला है कि इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ग्राहक रंग बिरंगे उत्पादों की चकाचौंध में उलझ जाए और जितना लेने आए थे उससे ज्यादा सामान खरीद लें। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन सुपरमार्केट की टाइल्स के आकार का भी एक छुपा हुआ मकसद होता है। ऑल्टरिंग स्पीड ऑफ लोकोमोशन नामक एक अध्ययन जो जर्नल ऑफ कंज्यूमर रिसर्च में प्रकाशित हुआ था, में बताया गया है कि सुपरमार्केट की अलग अलग तरह की फर्श का ग्राहकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। इस अध्ययन में पाया गया कि अगर सुपरमार्केट में फर्श पर लाइनें पास पास होती हैं, तो ग्राहक धीरे धीरे चलते हैं, क्योंकि इससे ऐसा भ्रम होता है कि गलियारा लंबा है। जबकि जो लाइनें ज्यादा दूर दूर होती हैं, वे ग्राहकों की गति बढ़ा देती हैं, जिससे वे उन इलाकों से जल्दी निकल जाते हैं जहां प्रबंधक नहीं चाहते कि वे ज्यादा रुकें। तो टाइल का आकार बदलकर या फर्श पर लाइनें बनाकर दुकान के मालिक आपके दिमाग से खेल सकते हैं, जिससे आप धीमे चलें और कुछ खास तरह के उत्पादों पर ध्यान दें। ऐसे उत्पाद जैसे एल्यूमिनियम फॉयल, जिनमें भी कई छुपी हुई खूबियां होती हैं। क्या आपको पता है कि एल्यूमिनियम फॉयल के डिब्बों के सिरों पर जो टैब्स होते हैं, वे किस लिए हैं? अगर आप भी मेरी तरह नहीं जानते थे, तो जब आप उन्हें दबाते हैं तो फॉयल लॉक हो जाता है, जिससे जब आप उसे खींचते हैं तो वह बाहर नहीं निकलता। कपकेक के केसों में भी और पैकेजिंग के राज छुपे होते हैं, खासकर उनके किनारों पर बनी लहरदार धारियों में। ये लहरदार धारियां सिर्फ सजावट के लिए नहीं होती, असल में ये पकाने के दौरान स्थिरता के लिए होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लहरदार कागज सपाट सतह से ज्यादा मजबूत होता है और ये हवा को भी फंसा लेता है, जिससे कपकेक धातु की बेकिंग ट्रे से इंसुलेट हो जाते हैं और उन पर क्रस्ट नहीं बनता। जब आप अपने शानदार कपकेक का आनंद ले लें, तो आप इन केसिंग्स को कूड़ेदान में फेंकना चाहेंगे, लेकिन जब कूड़ेदान की थैली बदलने का समय आए तो ये छोटा सा बढ़िया तरीका आजमाएं। अगर आप थैलियों को फाड़कर अलग न करें और पूरी रोल को कूड़ेदान के नीचे ही छोड़ दें, तो जब थैली भर जाए आप बस उसे फाड़कर अगली थैली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सीक्रेट से ज्यादा लाइफ हैक है जरूर, लेकिन इससे काम बेहद आसान हो जाता है। बस कूड़ेदान के रस से सावधान रहें। जब आप कूड़ा बाहर फेंक रहे हों, तो आपको कुछ कार्डबोर्ड के डिब्बे भी समेटने पड़ सकते हैं, जिसके लिए बॉक्स कटर या हॉबी नाइफ बहुत काम आ सकती है। लेकिन अगर वह कुंद हो जाए तो क्या करें? एक नई ब्लेड सेगमेंट तोड़ने की प्रक्रिया थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन इसे जल्दी और सुरक्षित तरीके से करने का ये तरीका है। क्या आपने चाकू के आखिर में वो अजीब सा प्लास्टिक का हिस्सा देखा है? आपको बस इतना करना है कि इस हिस्से को बाहर निकालें और ब्लेड को छोटे स्लॉट में डालें, ब्लेड को लॉक करें और प्लास्टिक के हिस्से को मजबूत सुरक्षात्मक ग्रिप की तरह इस्तेमाल करें ताकि ब्लेड का सिरा तोड़ा जा सके। आदर्श रूप से ऐसा करते समय सेफ्टी गॉगल्स पहनें ताकि कोई धातु का टुकड़ा आंख में न चला जाए। ये मजेदार नहीं है। जब आप काम कर लें तो ब्लेड के सिरे को टेप में लपेट दें ताकि उसे सुरक्षित रूप से फेंका जा सके, बिल्कुल साफ सुथरा। अगर आप औजारों के साथ काम नहीं करते तो उनके सभी छुपे उपयोग जानना मुश्किल हो सकता है। जैसा कि पता चलता है, कई औजारों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उनमें अन्य औजार भी शामिल हों।
शुरुआत के लिए क्या आप जानते हैं कि कुछ स्क्रू ड्राइवर के हैंडल इस तरह से बनाए गए हैं ताकि वे रिंच में अच्छी तरह फिट हो सकें। इस लीवरेज से आप अपने हाथ से ज्यादा ताकत के साथ घुमा सकते हैं। स्टेपलर में भी अतिरिक्त सुविधाएं होती हैं जो आपके हाथों को कठिन काम करने से बचाती हैं। क्या आपने कभी बेस पर इस छोटे टैब को देखा है? इसे विशेष रूप से स्टेपल को आसानी से निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। हर स्टेपलर में यह नहीं होता, लेकिन अगर आप एक खरीदने जा रहे हैं तो इसे जरूर ध्यान में रखें। जेरी कैन भी एक ऐसी चीज है जिसमें कुछ वाकई चतुर सुविधाएं होती हैं। इनके हैंडल खास तौर पर इस तरह बनाए गए हैं कि दो लोग एक ही जेरी कैन को आसानी से एक साथ उठा सकें, यानी काम आधा हो जाता है। एक और बढ़िया बात यह है कि कई किस्मों में हैंडल के ठीक पीछे एक वेंट भी होता है। यह वेंट हवा के प्रवाह की अनुमति देता है, जिससे पेट्रोल डालते समय उसमें से ग्लग गलग और छींटे नहीं पड़ते और ईंधन भरना काफी आसान हो जाता है। पोरिंग की बात करें तो यहाँ एक और गेम चेंजर है जिसने सच में मुझे हैरान कर दिया। मेजरिंग जग्स को बहुत अच्छे से डालने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन जिस तरह से आप सोचते हैं उस तरह नहीं। संभावना है कि आपके घर में इनमें से एक जरूर होगा, लेकिन आप शायद नहीं जानते कि इसका हैंडल भी स्पाउट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टिप के लिए टिकटॉक पर दैट 40 ईयर गाय को धन्यवाद। हालांकि यह दुनिया का सबसे सुविधाजनक स्पाउट नहीं है, लेकिन जब आपको सावधानी से डालना हो, खासकर बोतलों में, तब यह बेहद काम आता है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं लगता कि यह डिजाइन की कोई जानबूझकर बनाई गई विशेषता है, क्योंकि निर्माता दावा करते हैं कि सेमी हॉलो हैंडल का आकार मुख्य रूप से इन जग्स को एक दूसरे के ऊपर रखने की सुविधा के लिए बनाया गया है। एक दुर्लभ संयोगवश बनी शानदार खोज जो सबसे सुखद होती है। एक बार जब आप अपना तरल सिंक में डाल देते हैं तो संभावना है कि वह आपके यू बैंड से होकर गुजरेगा, और जब बात निकली है तो आखिर ये घुमावदार आकार है ही क्यों? बहुत से लोग सोचते हैं कि यू बैंड पाइप्स असल में अंगूठी या अन्य चीजें जो गिर जाती हैं उन्हें पकड़ने के लिए होते हैं, लेकिन असल में इनका मुख्य उद्देश्य ऊपर उठने वाली गैसों को रोकना है। प्लम्बिंग का यह हिस्सा ट्रैप कहलाता है और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि प्लग के ऊपर और सीवर के बीच हमेशा पानी की एक परत बनी रहे जो स्वाभाविक रूप से गैसों को ऊपर आने से रोकती है। आखिरकार अगर सीवर किसी चीज में माहिर हैं तो वह है गैसें बनाना। आखिरी चीज जो आप चाहेंगे वह यह है कि आप अपने दांत ब्रश कर रहे हों और आपके चेहरे पर जहरीली गैस का बादल आकर लगे। हालांकि अगर आप दांत ब्रश करते समय जहरीली गैस के कारण चक्कर महसूस करें तो आप अपने टूथब्रश के ब्रिसल्स का इस्तेमाल टूथपेस्ट लगाने में मदद के लिए कर सकते हैं। आपके टूथब्रश के ब्रिसल्स पर गहरे रंग वाले हिस्से आमतौर पर यह बताने के लिए होते हैं कि आपको कितनी मात्रा में टूथपेस्ट चाहिए। अगर आप हमेशा पेन के आकार जितना टूथपेस्ट सीधे गहरे रंग वाले हिस्से पर लगाते हैं तो आप बेहतरीन दंत स्वच्छता का अभ्यास कर रहे होंगे। अन्य रंग के ब्रिसल्स भी संकेतक के रूप में होते हैं, जिनमें से कुछ यह बताते हैं कि आपको अपना टूथब्रश कब बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए ओरल बी हेड्स में उनका नीला रंग फीका पड़ जाता है, जो यह संकेत देता है कि अब बदलने का समय आ गया है। औसत अमेरिकी साल में केवल 2 बार ही अपना टूथब्रश बदलता है, जबकि डेंटिस्ट साल में 4 बार नया ब्रश लेने की सलाह देते हैं। मेरी बात करें तो मैं तो अपना ब्रश तब तक इस्तेमाल करता हूं जब तक वह पूरी तरह घिस कर चिकना और बिना ब्रिसल्स का ठूंठ न बन जाए, उसके बाद ही नया लेने के बारे में सोचता हूं। हाँ, अब मेरे पास बस एक ही दांत बचा है, लेकिन मैंने $2 से भी ज्यादा की बचत कर ली है। रंग हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा है, और जहां ये हमें खुशी और आश्चर्य का स्रोत दे सकते हैं, वहीं ये कहीं ज्यादा हद तक हमें प्रभावित भी कर सकते हैं। मार्केटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में विशेषज्ञ लगातार रंगों की मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके आपको नियंत्रित करने के नए नए तरीके सोचते रहते हैं। रंगों की मनोविज्ञान यह अध्ययन है कि रंग हमारे सोचने और व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं, और मार्केटिंग में इसका खूब इस्तेमाल होता है ताकि आप कुछ खास भावनाओं और विचारों को ब्रांड से जोड़ सकें। चूंकि हमने पहले ही नीले रंग का जिक्र किया है तो वहीं से शुरू करना अच्छा रहेगा। मार्केटिंग में नीले रंग का उद्देश्य शांति, विश्वास और वफादारी को बढ़ावा देना है। ऐसा कहा जाता है कि यह गहराई और प्रामाणिकता का संकेत देता है, जो मुख्य रूप से इस रंग से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण है। यह भी माना जाता है कि हमारे दिमाग ने नीले रंग को साफ आसमान और शांत पानी से जोड़ना सीख लिया है, जिससे ब्रांडिंग में नीला रंग एक शांत लेकिन जागरूकता भरा एहसास देता है। मार्केटिंग से अलग रात में नीली रोशनी के भी कुछ खास और अनोखे उद्देश्य होते हैं। स्कॉटलैंड में साल 2000 में ग्लासगो ने अपने सिटी सेंटर में बड़ी संख्या में नीली स्ट्रीट लाइट्स लगाईं।
इसके बाद उन्होंने देखा कि उन इलाकों में अपराध की दर में काफी गिरावट आई। ठीक ऐसा ही प्रयास जापान के नारा शहर में भी दर्ज किया गया जब उन्होंने 2005 में यही किया। इसी तरह जापान की केहिन इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस रेलवे कंपनी को भी अपने स्टेशनों के अंदर और आसपास बढ़ती चोटों और विनाशकारी व्यवहार की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। तो 2008 में उन्होंने भी नीली लाइट्स लगाईं और तब से घटनाओं में भारी कमी आई है। हालांकि इस नीली रोशनी की घटना पर कोई आधिकारिक व्यापक निष्कर्ष अभी तक नहीं निकाला गया है, लेकिन इसका प्रभाव साफ देखा जा सकता है। हम जो जानते हैं वह यह है कि नीली रोशनी हमारी सर्केडियन रिदम को बाधित करती है, हमारे दिमाग को यह सोचने के लिए धोखा देती है कि अभी दिन है, जिससे हम सतर्क महसूस करते हैं और संभवतः उन अवांछनीय व्यवहारों को हतोत्साहित करती है जिन्हें रात का अंधेरा कुछ लोगों में उभारता है। नीली रोशनी का यह ध्यान आकर्षित करने वाला पहलू इसे दुनिया के कई हिस्सों में आपातकालीन वाहनों के लिए एक प्रभावी प्रकाश विकल्प भी बनाता है। अन्य रंगों के भी कुछ काफी अनोखे उद्देश्य होते हैं। 1970 के दशक के अंत में अलेक्जेंडर शॉस ने सिएटल के एक नौसेना सुधार संस्थान के लिए जेल की कोठरी के रंग और आक्रामकता के बीच संबंध पर शोध किया था। इस विचार का उद्देश्य कैदियों पर गुलाबी जेल की कोठरियों के प्रभाव का परीक्षण करना था, जिससे बेकर मिलर पिंक नामक रंग अस्तित्व में आया, जिसका नाम संस्थान के निदेशकों बेकर और मिलर के नाम पर रखा गया। इस रंग को तब औपचारिक रूप से मान्यता दी गई जब शॉस ने 135 पुरुषों की ताकत का परीक्षण किया, जिसमें उन्हें 1 मिनट तक नीले या गुलाबी कार्डबोर्ड को घूरने के लिए कहा गया। परिणामों से पता चला कि इस गुलाबी रंग की छाया को घूरने के बाद पुरुषों की ताकत में 26% तक की कमी आ गई। इससे उनकी हृदय गति और सांस लेने की दर कम हो गई, जिससे वे प्रभावी रूप से शांत हो गए। शॉस ने निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई व्यक्ति बेकर मिलर पेंट के आसपास आक्रामक होना भी चाहे तो या तो वह कम आक्रामक व्यवहार करेगा या अगर करेगा भी तो कम खतरनाक होगा। हालांकि शॉस के गुलाबी रंग के प्रयोग के सटीक आंकड़े बाद में लगातार दोहराए नहीं जा सके, लेकिन अन्य रंगों का भी व्यवहारिक प्रभाव के लिए उपयोग किया गया है। डिज्नी वर्ल्ड के इमेजिनियर्स द्वारा एक हरे रंग की छाया विकसित की गई, जिसे गो अवे ग्रीन या नो सीयुम ग्रीन कहा जाता है। अधिकांश निजी क्षेत्रों के साथ साथ वे चीजें जिन्हें वे मेहमानों को नहीं दिखाना चाहते, जैसे कूड़ेदान, स्ट्रीट लैंप, निर्माण कार्य और राइड्स ऑफ आकर्षणों के पीछे की इमारतें, इन सभी को जानबूझकर इस बिना ध्यान खींचने वाले अप्रभावी गो अवे ग्रीन रंग में रंगा जाता है। यह मूल रूप से डिज्नीफाइड छलावरण है और वास्तव में सेनाएं 19वीं सदी से ही हरे रंग की इसी तरह की छायाओं का उपयोग कर रही हैं, जैसे कि ऑलिव ड्रैब वर्दियों और इमारतों के लिए, क्योंकि ये तटस्थ रंग पृष्ठभूमि की झाड़ियों और घास में घुल मिल जाते हैं। ट्रैफिक लाइट्स भी उन रंगों का एक शानदार उदाहरण है जिन्हें चतुराई से चुना गया है। लाल रंग की तरंगदैर्ध्य पीले और हरे की तुलना में अधिक मजबूत होती है, इसलिए जब यह हवा में यात्रा करता है तो यह अपने परिवेश में अन्य दोनों रंगों की तुलना में कम रंग होता है। यह लाल रंग को सबसे महत्वपूर्ण लाइट यानी स्टॉप लाइट के लिए आदर्श बनाता है, क्योंकि लाल रंग को सबसे दूर से, खासकर दिन के समय, स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पीला रंग हरे रंग की ओर एक संक्रमणकारी रंग प्रदान करता है, जबकि यह इतना अलग भी है कि इसे बाकी दोनों रंगों से भ्रमित नहीं किया जा सकता। और हरा रंग लाल के मुकाबले बहुत अधिक कंट्रास्ट में होता है, क्योंकि यह रंग चक्र पर उसके विपरीत है, इसलिए दोनों को आपस में मिलाने की कोई संभावना नहीं है, बशर्ते आप लाल हरे रंग के अंधे न हो, जाहिर है। हालांकि यहाँ एक छोटी सी जानकारी है। 1900 के दशक में स्टॉप साइन के लिए पीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि अंधेरे में लाल रंग देखना बहुत मुश्किल था। 1950 के दशक में जब अत्यधिक परावर्तक लाल सामग्री विकसित की गई, तभी से स्टॉप साइन के लिए लाल रंग मानक बन गया। लेकिन रुकिए एक सेकंड, स्टॉप साइन और ट्रैफिक लाइट्स के रंग तो ठीक हैं, लेकिन अगर पैदल यात्री ट्रैफिक लाइट्स नहीं देख सकते क्योंकि वे नेत्रहीन हैं, तो क्या होगा? तो इंग्लैंड में ट्रैफिक लाइट्स के नीचे छोटे कोण लगाए जाते हैं। जब ट्रैफिक लाइट हरी हो जाती है तो ये कोण घूमने लगते हैं, जिससे इसे पकड़ने वाले को पता चल जाता है कि सड़क पार करना सुरक्षित है। सरल लेकिन बेहद चतुर। अगर हम रोजमर्रा की चीजों के पीछे छिपे चतुर कारणों की बात करें तो इससे ज्यादा आम क्या हो सकता है जितना कि हम खुद लोग जो करते हैं। हाँ, जितना आश्चर्यजनक लगता है, हमारी कई आम आदतों की कुछ बहुत ही दिलचस्प उत्पत्तियां हैं। मैं समझाता हूँ। जब बात किस्मत की आती है तो इंसानों को थोड़ी बहुत अंधविश्वास वाली चीजें बहुत पसंद हैं।
जन्मदिन की मोमबत्तियां बुझाने से लेकर उंगलियां क्रॉस करने तक सौभाग्य लाने वाले रिवाज हर जगह हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनके असली मकसद को जानते हैं। मोमबत्तियां बुझाने की परंपरा की जड़ें प्राचीन ग्रीस में मिलती हैं। ग्रीक लोग चंद्रमा की देवी आर्टेमिस को चढ़ाने के लिए मूनकेक बनाते थे। वे उसमें मोमबत्तियां लगाते थे ताकि चांद की चमक को दर्शाया जा सके, और ऐसा कहा जाता था कि धुआं उनकी इच्छा को स्वर्ग तक पहुंचा देता है। एक और उदाहरण के लिए, क्या आपने कभी अच्छे भाग्य के लिए लकड़ी को छुआ है? लकड़ी को छूने या उस पर दस्तक देने की परंपरा संभवतः दुनिया भर की प्राचीन पगान संस्कृतियों से आई है। वे आम तौर पर मानते थे कि पेड़ों में आत्माएं और देवता रहते हैं, इसलिए लकड़ी पर दस्तक देने से आप अच्छे आत्माओं को जगा सकते हैं और बुरी आत्माओं को डरा सकते हैं। एक और सिद्धांत 19वीं सदी के खेल के मैदानों से जुड़ा है। बच्चे एक खेल खेलते थे जिसे टिक्की टचवुड कहा जाता था। ये टैग खेल की तरह ही था, लेकिन अगर कोई लकड़ी को छू लेता था तो उसे पकड़ा नहीं जा सकता था। संभवतः वे बच्चे बड़े होकर भी लकड़ी छूने की आदत को अच्छे भाग्य के रूप में निभाते रहे। अच्छे भाग्य के लिए उंगलियां क्रॉस करने के बारे में क्या ख्याल है? यह परंपरा भी संभवतः शुरुआती यूरोपीय पगानों के समय से चली आ रही है। इन लोगों का मानना था कि अच्छे आत्मा चौराहों पर मिलते हैं, इसलिए शुरू में दो लोग अपनी तर्जनी उंगलियां एक दूसरे के ऊपर रखते थे, जिससे एक अच्छा आत्मा बुलाया जाता था और इच्छा को उस क्रॉस पर बांध दिया जाता था। एक और सिद्धांत कहता है कि शुरुआती ईसाई जो रोमन उत्पीड़न से बचने की कोशिश कर रहे थे, वे अपनी उंगलियां क्रॉस करके गुप्त रूप से अन्य ईसाइयों की पहचान करते थे या इसे एक तरह की प्रार्थना के रूप में इस्तेमाल करते थे। हालांकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के लोगों द्वारा इस लोकप्रिय सिद्धांत पर की गई रिसर्च में इसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले, जिससे यह संकेत मिलता है कि हमारे पुराने पगान मित्र ही शायद भाग्य के लिए उंगलियां क्रॉस करने की परंपरा के असली जनक हैं। जहां उंगलियां क्रॉस करना कभी एक जटिल संचार विधि रही होगी, वहीं यह उस संचार विधि की तुलना में कहीं अधिक सरल है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या आपने कभी किसी हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए देखा है और उसके रोटर के ऊपर इन गुंबदों में से किसी एक को देखा है? आखिर ये गुंबद होते किस लिए हैं? दरअसल ये गुंबद, जो आमतौर पर अपाचे हेलीकॉप्टरों पर देखे जाते हैं, उनमें एक प्रकार की रडार तकनीक होती है जिसे लॉन्गबो फायर कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है। यह तकनीक वातावरण को स्कैन करती है, जिससे पायलट दुश्मन की पहचान कर सकता है, लक्ष्य की जानकारी अपने दस्ते में प्रसारित कर सकता है, लॉक कर सकता है और फिर मैंने फायरिंग शुरू कर दी, बम बम। और भी कमाल की बात यह है कि इसकी स्थिति ऐसी होती है कि हेलीकॉप्टर पेड़ों या किसी पहाड़ी जैसी आड़ के पीछे छिप सकता है, बस गुंबद बाहर निकालकर वातावरण को स्कैन कर सकता है। फिर फायर एंड फॉरगेट ऑटोमेटिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए दस्ता अपने पहले से चुने गए लक्ष्यों पर हमला कर सकता है, सब कुछ तबाह कर सकता है, वो भी खुद को कभी उजागर किए बिना। और यही वजह है कि मैं कभी भी अपाचे हेलीकॉप्टर से लड़ाई नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जमीन से जुड़े कुछ वाहनों के रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। आइए चलिए थोड़ी ड्राइव पर चलते हैं। क्या आपने कभी अपनी कार के रियर व्यू मिरर के नीचे लगे टैब को देखा है? हो सकता है आप पहले से जानते हो कि उसे आगे की ओर धकेलने से मिरर एंटी डैजल मोड में चला जाता है, जिससे आपकी आंखें पीछे से आने वाली तेज हेडलाइट्स की रोशनी से बच जाती हैं। लेकिन इसका काम करने का तरीका बेहद चतुर है। एक सामान्य शीशे में एक परावर्तक पॉलिश किया हुआ सिल्वर या एल्यूमिनियम बैकप्लेट होता है, जिसे कांच की एक शीट से सुरक्षित किया जाता है। आमतौर पर धातु और कांच की परतें एक दूसरे के समानांतर सपाट रहती हैं, लेकिन एंटी डैजल मिरर में ये एक कोण पर एक साथ जोड़ी जाती हैं। सामान्य दिन के समय ड्राइविंग मोड में परावर्तक धातु वाला मिरर रियर विंडो के साथ सीधा रहता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का दृश्य पूरी तरह साफ दिखाई देता है, जबकि बाहरी कांच की परत नीचे की ओर झुकी होती है। लेकिन रात में टैब को खींचने पर परावर्तक धातु ऊपर की ओर झुक जाती है, जिससे कार की छत की अंधेरी छाया परावर्तित होती है। इस बीच बाहरी कांच की परत उस समय इस तरह झुकी होती है कि वह रियर विंडो को परावर्तित करती है, लेकिन यह धातु की परत की तुलना में काफी कम परावर्तक होती है। नतीजतन ड्राइवर को एक बहुत ही मंद मिश्रित छवि दिखाई देती है। जनरल मोटर्स ने इस दिखने में साधारण लेकिन बेहद चतुर डिवाइस का आविष्कार 1950 के दशक में किया था, लेकिन आजकल कारों के ऊपर दिखने वाले फिन्स जैसे नए आविष्कार, जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, तकनीकी रूप से कहीं अधिक जटिल हैं। ये शार्क फिन वास्तव में एंटेना होते हैं और अक्सर AM, FM और सैटेलाइट रेडियो के लिए रेडियो सिग्नल को चैनल करने के साथ साथ वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS और अन्य चीजों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
ये पारंपरिक रॉड एंटेना की तुलना में रेडियो रिसेप्शन प्राप्त करने में थोड़े कम प्रभावी होते हैं, लेकिन ये इतने अच्छे होते हैं कि ज्यादातर लोग स्टाइल के लिए थोड़ी स्थिरता की अदला बदली करने में खुश रहते हैं। जहां हाईटेक वाहन रेडियो गैजेट्स शानदार हैं, वहीं इनमें से ज्यादातर आपकी मदद नहीं कर सकते अगर आप खुद को किसी झील में गाड़ी के साथ फंसा हुआ पाएं, भले ही यह सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति हो। हालांकि जो चीज मदद कर सकती है वह है कुछ बेहद साधारण तकनीक जो लगभग हर कार में होती है, डिटैचेबल हेडरेस्ट। हाँ, ये चीजें सिर्फ गर्दन को सहारा देने के लिए नहीं होती, ये खिड़कियां तोड़ने के लिए भी बेहतरीन होती हैं। क्या हेडरेस्ट को सीट से जोड़ने वाली धातु की छड़ें, अगर आप खुद को फंसा हुआ पाएं, चाहे पानी के कारण दरवाजे न खुल रहे हों या किसी और वजह से, तो इन्हें खिड़की के खिलाफ इस्तेमाल करके खिड़की तोड़ी जा सकती है। एक जापानी गेम शो ने इसे शानदार तरीके से दिखाया था। गेम शो का तरीका था कि हेडरेस्ट की छड़ को खिड़की और दरवाजे के बीच में डाल दिया जाए, फिर उसे खींचने पर उसका लीवरेज खिड़की को तोड़ देता है। अगर आप मेरी तरह कम धैर्यवान हैं, तो आप उस चीज को पूरी ताकत से झुलाकर भी खिड़की तोड़ सकते हैं। उस शानदार प्रदर्शन के लिए यूट्यूबर माइक स्टैनिक का धन्यवाद। मैं पानी के नीचे हूं, कृपया मेरी मदद करें। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा लगता नहीं कि कार निर्माताओं की योजना में कभी इस उपयोगी तरीके का कोई स्थान था। जब कार कंपनियों से हेडरेस्ट की इस शानदार दोहरी उपयोगिता के बारे में पूछा गया, तो निसान ने कहा कि उनके हेडरेस्ट केवल इसलिए हटाए जा सकते हैं ताकि फैक्ट्री में सीटें लगाना आसान हो सके। वहीं होंडा का कहना है कि उनके हटाने योग्य हेडरेस्ट का संबंध सीट की लचीलापन से है, न कि खिड़की तोड़ने की क्षमता से। तो जहां निर्माता हेडरेस्ट को लेकर अलग अलग राय रखते हैं, एक बात तो तय है, इनकी खिड़की तोड़ने की क्षमता वाकई जबरदस्त है। और इसी शानदार फीचर के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको रोजमर्रा की चीजों के कौन कौन से अनोखे छुपे हुए उपयोग और उद्देश्य पता है? उन्हें नीचे कमेंट्स में साझा करें और हो सकता है कि मैं सबसे अच्छे सुझावों को भविष्य के वीडियो में शामिल करूं। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।